ठीक है, we are starting with May June 22, पेपर वन वेरिएंट टू। 1 घंटे का पेपर है, 30 MCQs। अगेन सिंपल फॉर्मेट है। MCQ नंबर वन नॉर्मली बेसिक इकोनॉमिक्स का ही होता है और बिल्कुल स्टार्टिंग के पार्ट का होता है। अगेन पैटर्न आपको इस पॉइंट तक समझ आना शुरू हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले MCQ, विच लिस्ट हैज द मोस्ट वर्ड्स दैट आर मोर लाइकली टू रिलेट टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट देन टू अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। अच्छा, अब हम इसको काफी बार देख चुके हैं, अभी MCQ बहुत बार आ रहा है पेपर में। अब तो बेसिकली आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कीवर्ड्स क्या होते हैं। देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट की आपको सबसे पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। ये वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनमें एविडेंस बेस्ड होती हैं। इट कैन बी टेस्टेड, जैसे ट्रू और फॉल्स, यस और नो, फैक्चुअल बातें हैं। ऑन द अदर एंड नॉर्मेटिव कंप्लीट ऑपोजिट है। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट जो है वो सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल डेफिनेशंस की मैं आपको वर्डिंग्स बता रहा हूँ। ऑफ सब्जेक्टिव होती हैं ये, बेसिकली वैल्यू जजमेंट होती है। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या होता है? वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ओपिनियन, जैसे शुड हो गया, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी चीजें ओपिनियन बेस्ड है। तो हम एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। जिधर मुझे नॉर्मेटिव वाली चीजें दिखेंगी वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि आंसर में हमें बताना है पॉजिटिव स्टेटमेंट वाली चीज कौन सी है ना। तो डिस्क्राइब बेटर शुड, देखो अब ये शुड वाली जो चीज है ना, ये शुड का वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टेटमेंट नॉर्मेटिव है, ये होना चाहिए, ओपिनियन है ये। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। बायस ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, देखो जिधर ओपिनियन आ गया वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है। कंटेस्टेबल इज मोटिव सब्जेक्टिव, देखो सब्जेक्टिव का वर्ड आ गया, अगेन नॉर्मेटिव। एक्चुअल, एथिक्स, फैक्ट, वॉस, टेस्टेबल, ये सारी वर्ड्स रिलेट कर रहे हैं टू अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ले रही है MCQ, बहुत आसान MCQ है, गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा फिर MCQ नंबर टू। अच्छा, MCQ नंबर टू में ये कह रहा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी। अच्छा, प्लान्ड इकोनॉमी में तुम्हें बस ये मेन चीज पता होनी चाहिए कि प्लान्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिधर पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ा क्या, उसी का ही रोल होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिसोर्सेज की एलोकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट नहीं है, डिमांड सप्लाई नहीं है। यहाँ पे सिस्टम होता है गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के थ्रू, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग के थ्रू होता है। तो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स, बिल्कुल गलत। ये मार्केट इकोनॉमी में होता है, ये मिक्स में नहीं होता। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट ओन्ड फर्म्स, बिल्कुल। स्टेट ओन्ड का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्ड। प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स, गलत, होती ही नहीं है यहाँ पे। प्राइस मैकेनिज्म, गलत, होता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी, जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगेन ये भी एक ऐसा MCQ है जिसके आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते गलत करना। MCQ number three, an economy produces combinations of computers and food as shown on the diagram on a product of a production possibility curve. सही है। तो if all available resources, so if all available resources were used, which 2 points on the PPC diagram show the maximum combination of computers and food that an economy can produce? अच्छा, अगर आपको याद हो, if an economy is using all the available resources, इसका मतलब कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही है, याद है? देर आर नो अनयूज्ड रिसोर्सेज, इकोनॉमी इज फुली एफिशिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पॉइंट्स किधर होते हैं? ये सारे पॉइंट्स होते हैं ऑन द PPC, क्योंकि ये हमारा पोटेंशियल होता है। बेसिकली ये पोटेंशियल की बात कर रहा है। अगर एक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही है और देर आर नो अनयूज्ड रिसोर्सेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऑन द PPC ऑपरेट कर रहा हूँ, और ऑन द PPC मेरे पास यहाँ पर दो ही पॉइंट्स हैं। तो इसने मुझसे यही पूछा है, विच टू कॉम्बिनेशन, तो W and X वो पॉइंट्स हैं जो कि PPC के ऊपर हैं। तो A इज द करेक्ट आंसर। अगर ये कहता है ना कि देयर आर अनयूज्ड रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, फिर Z होता। अगर ये कहता कि देयर आर नॉट इनफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस अ कॉम्बिनेशन, तो फिर आंसर Y होता। क्लियर है? देखो इस तरीके से चेंजिंग होती है। क्लियर है? थ्री का आंसर विल बी A। Four students have to complete a table showing the functions of money. Again, money is part of A2। तो फंक्शंस ऑफ मनी मैंने उस दिन भी डिस्कस किए थे, एक पेपर में ये आया था। स्टोर ऑफ वैल्यू, सही है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो ए आंसर है इसका। बट अगेन फंक्शंस ऑफ मनी इज पार्ट ऑफ A2। मनी एंड बैंकिंग A2 का पार्ट है, ये इसका पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन फोर का आंसर वैसे तो ए है, पर A2 का है।
Question number 5. In which situation is the price elasticity of the supply for a product most likely to be relatively low? जब भी elasticity low होती है ना, तो आप हमेशा याद रखना, जब भी elasticity low होती है तो हमेशा याद रखना यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं? इनइलास्टिक सप्लाई के बारे में, ठीक है। या अगर वो पीडी की बात करता तो इनइलास्टिक डिमांड के बारे में। तो कह रहा है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इनइलास्टिक कब होगी? तो इनइलास्टिक कब होता है? जब अ प्रोड्यूसर कैन नॉट एडजस्ट सप्लाई इजीली, ऐसा ही होता है। व्हेन अ प्रोड्यूसर कैन नॉट एडजस्ट सप्लाई इजीली। तो मुझे कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर प्रोड्यूसर बेचारा फंसा हुआ हो, वो सप्लाई इतनी आसानी से नहीं एडजस्ट कर पा रहा हो, लो रिस्पॉन्सिवनेस हो। तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, अगेन कोई लिंक नहीं है इसका। प्रोड्यूसर्स इज क्लोजली रिलेटेड इंडस्ट्रीज, producers in closely related industries can easily switch to making the product, again ये तो इलास्टिक है, अगेन बड़ी आसानी से मैं कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट रिक्वायर्स हाईली स्किल्ड लेबर, अगर आपको हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत है ना तो ये आपकी सप्लाई को इनइलास्टिक बना सकता है, क्योंकि आपको स्किल्ड लेबर लाजमी चाहिए। अगर स्किल्ड लेबर नहीं होगा तो आप अपनी सप्लाई को एकदम से नहीं कर पाओगे, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, तो फिर आपकी इलास्टिसिटी लो हो जाएगी। द मेन रॉ मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन अबंडेंट सप्लाई, देयर इज इनफ सप्लाई, अच्छी खासी सप्लाई। तो अबंडेंट का मतलब सफिशिएंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है, तो ये तो मेरी सप्लाई को इलास्टिक बना देगा, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो 5 का आंसर सी होगा, क्योंकि मैं हाईली स्किल्ड लेबर पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे हाईली स्किल्ड लेबर नहीं मिला तो मैं अपनी सप्लाई को इजिली एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 6, ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई, तो ये ओरिजिनल डिमांड और सप्लाई ये रहे, बल्कि हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, ओरिजिनल प्राइस और क्वांटिटी को हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पर अपनी मर्जी से क्यू लिख रहा हूँ मैं, Q1। इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम P1 टू P2, अच्छा P1 से P2 जा रही है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन टू द कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी ग्राफिकली कंज्यूमर सरप्लस आएगा तो डेफिनेशन क्या होगी? एरिया बिलो द डिमांड कर्व टिल क्वांटिटी, सही है, एरिया बिलो द डिमांड कर्व। और कौन सा एरिया? जो कि क्वांटिटी तक का एरिया है। एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम वाली प्राइस, या मार्केट प्राइस जो भी करंटली चल रही है, जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम। एरिया बिलो द डिमांड कर्व अबव द मार्केट प्राइस, तो ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा भाई? ये डिमांड कर्व का हिस्सा देखूंगा नीचे वाला, तो ये मेरा ओरिजिनल कंज्यूमर सरप्लस है, इसको हाईलाइट कर लूं। तो ये क्या होगा? इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा मेरा? ए प्लस बी प्लस ई फ्रॉम। अच्छा, और एक और चीज क्लियर हो जानी चाहिए इस पॉइंट पे कि प्राइस के बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस कम ही होना है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इज द विलिंगनेस और एक्चुअल का फर्क ना। तो प्राइस बढ़ रही है, तो प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो मैं आ जाऊंगा P2 के ऊपर, और जब मैं P2 के ऊपर आ जाऊंगा तो अब एरिया बिलो द डिमांड कर्व जो है ना वो ये होगा, तो अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस पर ये हो जाएगा, अब सिर्फ ए रह जाएगा, तो इसका मतलब मेरा न्यू कंज्यूमर सरप्लस विल बी ए। तो आंसर यहाँ पर ए होगा, इट फॉल्स फ्रॉम ABE टू ए। बाकी ऑप्शन देखने की मेरे हिसाब से जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन 6 एक बहुत सिंपल सा एमसीक्यू है। तो पहले इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस एट प्राइस P1 वाज ABE, व्हेन प्राइस इंक्रीज द कंज्यूमर सरप्लस फेल फ्रॉम ABE टू ए, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, what can be concluded about the roles of demand and supply in a free market? तो फ्री मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पर देयर इज ओनली प्राइवेट सेक्टर। रोल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का मतलब प्राइस मैकेनिज्म, प्राइस की बात कर रहा है ये, तो प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तो रोल ऑफ प्राइसेस की बात कर रहा है ये, सिग्नलिंग, रैशनिंग, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस, इंसेंटिव। दे एलोकेट रिसोर्सेज, और कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है ना, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? दे एलोकेट रिसोर्सेज टू द ग्रेटेस्ट नीड्स, नहीं, बॉन्ड्स की बात होती है नॉर्मली। दे इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इक्वली डिवाइड होगा, ये तो गवर्नमेंट करती है। दे आर बोथ सिग्निफिकेंट इन सेटिंग द प्राइस, बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई के बगैर प्राइस सेट नहीं होती, क्योंकि जब तक डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट नहीं होंगे प्राइस नहीं निकलेगी। दे इंश्योर दैट एवरीवन कैन बेनिफिट, सबसे गलत स्टेटमेंट। मार्केट इकोनॉमी का सबसे बड़ा मसला होता है देयर इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है, कोई कोई सबका फायदा नहीं होता वहां पे। मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया यहाँ पे, तो क्लियर है? क्वेश्चन 7 का सी है, जब तक डिमांड एंड सप्लाई इंटरेक्ट नहीं करेंगे प्राइस सेट नहीं हो सकती। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बोल रहा है ये सी में, मतलब जैसे बेसिकली जब हम डिमांड एंड सप्लाई को इंटरसेक्ट करते हैं
तो ये दोनों ना, मतलब डिमांड का भी रोल है, सप्लाई का भी रोल है। जब तक दोनों साथ नहीं होंगे ये इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे आएगी? नहीं आ सकती ना इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी। तो ये कहना चाह रहा है ये। सही है। Question number 8. A firm has a successful advertising campaign for a good. Which combination shows the impact on the demand or supply and the associated reason? तो पहली बात तो यहाँ पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है कि एडवर्टाइजिंग एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिमांड को अफेक्ट करेगा। ठीक है। और क्योंकि इसने सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर अज्यूम करूंगा कि ये डिमांड बढ़ा रहा है। ठीक है। और अगर डिमांड बढ़ती है तो डिमांड, जब भी चीज कोई भी बढ़ती है तो इट शिफ्ट टू द राइट, तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा या आउटवर्ड शिफ्ट आएगा। ठीक है। या डिमांड ड्रिफ्ट की पोजीशन चेंज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड इंक्रीज का वर्ड यूज होता है अगर आपको याद हो। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन अ गुड्स डिमांड कर्व, गलत। राइटवर्ड शिफ्ट इन द गुड्स सप्लाई कर्व, गलत। राइटवर्ड शिफ्ट इन द गुड्स डिमांड कर्व, सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग इंक्रीजेस डिमांड, तो सी आंसर होगा। सही है। A leftward shift in a good supply curve, again गलत। सी इज द राइट आंसर। और जॉश, ये तो बड़ा ही आसान पेपर है फिलहाल। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, कोई कंफ्यूजिंग अब तक नहीं आया है जिसमें सोचना पड़े। क्वेश्चन नंबर 9. What would be the most likely reason for a firm's decision to calculate the price elasticity of demand? तो basically likely reason पूछ रहा है, usefulness of PED पूछ रहा है मुझसे ये। To provide the retail statistics for the government, बिल्कुल गलत। PED कैलकुलेट कर रहा हूँ तो अपने लिए कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ। और आपको याद होगा PED से रिलेटेड जब मैं प्रोड्यूसर की बात करता हूँ तो प्रोड्यूसर का सबसे बड़ा जो यहाँ पर फायदा होता है ना कि प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज इट्स रेवेन्यू यूजिंग PED। तो टू प्रिडिक्ट द चेंज इन इट्स टोटल रेवेन्यू आफ्टर इट रेजेस प्राइसेस, बी इज द राइट आंसर। क्योंकि जब तक मुझे इलास्टिसिटी पता नहीं होगी मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर मैं प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो मुझे देखना है कि मेरा रेवेन्यू पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो पीईडी एक बहुत अच्छा टूल होता है मुझे बताने के लिए। इलास्टिक होगा तो कम हो जाएगा, इन इलास्टिक होगा तो बढ़ जाएगा, यूनिटरी रहेगा तो सेम होगा, वगैरह वगैरह। टू कैलकुलेट अ फर्म्स कंपैरेटिव पोजीशन, बेटर आंसर इज बी। टू इनेबल द फर्म टू कंप्लीट कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सर्विस, नहीं। तो 9 का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है बी। अगेन सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी ऑप्शंस बेकार दे रहा है वो। अच्छा, ये वाला जो एमसीक्यू है ये मेरे ख्याल में रिपीटेड है, ये मैंने देखा हुआ है इससे पहले। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी है, ठीक है, एक्ससीडी, एक गुड की प्राइस दूसरे गुड की क्वांटिटी, ऑफ गुड एस विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ गुड पी इस प्लस 1.5। इसका मतलब बताऊं क्या है? जरा सुनना जरा, क्या कह रहा है ये, सुनना जरा। एक्ससीडी का फॉर्मूला बना रहा हूँ। एक्ससीडी का फॉर्मूला क्या होता है याद है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। तो यहाँ पर इसने क्या बोला हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गुड पी, तो नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पी और ऊपर आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एस। ऐसा ही है, क्योंकि एस विद रिस्पेक्ट टू गुड प्राइस ऑफ पी, तो प्राइस नीचे होगी, क्वांटिटी ऑफ एस ऊपर होगा। ठीक है, ऐसे कर करके सबका पहले फॉर्मूला बना लेते हैं क्योंकि मुझे पता है ये फॉर्मूले के बगैर एमसीक्यू नहीं हो सकेगा। फिर इसने बोला हुआ है एक्ससीडी ऑफ गुड एक्स विद रिस्पेक्ट टू गुड आर, तो अब क्या होगा? अब होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एस, वापस इस बार प्राइस आर की है ना, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ आर। सही है। और लास्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर मेरा बंद रहा है ना, वो क्या स्टेटमेंट है? रिस्पेक्ट टू गुड, अगेन नीचे प्राइस आर है ना, तो ये पहले आर लिख लेता हूँ। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ आर, ऊपर आइए क्वांटिटी ऑफ पी ना, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ पी। अब देखते हैं ऑप्शंस को। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट गुड्स पी आर एंड एस? सही है। तो एस एन पी आर कॉम्प्लीमेंट्स, क्या एस एन पी कॉम्प्लीमेंट्स हैं? एस एन पी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है क्योंकि इनका आंसर है पॉजिटिव। आपको पता होना चाहिए एक्ससीडी में साइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो फिर वो सब्स्टिट्यूट्स होंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। और अगर दो गुड्स के बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव है तो फिर वो एक की प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है दूसरे की गुड का, तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्स वाला केस होता है। और अगर जीरो होता है तो द गुड्स आर अनरिलेटेड। तो एस एन पी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है, एस एन पी सब्सटीट्यूट्स हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो एस एन पी का एक्सडी पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव का मतलब सब्सटीट्यूट, तो कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है। एस एन पी आर कॉम्प्लीमेंट्स, अगेन ये गलत हो गया।
एस एंड पी आर सब्सटीट्यूट्स, यस, क्योंकि एस एंड पी आर सब्सटीट्यूट्स, क्योंकि पॉजिटिव विलास वो है, एक्सडी है। एंड पी एन आर कॉम्प्लीमेंट्स। अच्छा, पी एन आर, पी एन आर कॉम्प्लीमेंट्स है क्योंकि देख लो पी और आर का जो कंबाइंड एक्सडी आर है वो -1.5 है। इसका मतलब पी एन आर कॉम्प्लीमेंट्स है तो माइनस ही आता है ना उसमें, तो ये भी सही है, तो सी इज द राइट आंसर। एस एन पी आर सब्सटीट्यूट सही कह रहा है, बट आर इज एन इंफीरियर गुड, इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसके लिए मुझे वाईडी चाहिए, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुझे चाहिए। तो कि उसके बगैर मैं बता नहीं सकता कि आर इंफीरियर गुड है या नॉर्मल गुड है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता ना। सी ऑब्वियस आंसर है। अच्छा, ये मैंने आपको फॉर्मूला बनाने भी सिखा दिया। ये फॉर्मूला बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कुछ एमसीक्यूज इस इन फॉर्मूलाज के बगैर नहीं हो सकते, वो आप देखोगे आगे जब हम करेंगे ना। और फिर क्वेश्चन नंबर 11, which combination of events is most likely to leave the demand curve for a normal good in the same position? सेम पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखो मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज होती है तो इसका मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। पर अगर डिमांड कर्व की पोजीशन सेम है तो इसका मतलब डिमांड कर्व इज नॉट शिफ्टिंग। तो आपको इस चीज को समझ लेना चाहिए कि if demand curve is in the same position, this means that demand curve has not shifted. A decrease in consumer incomes will decrease demand. An increase in the price of substitute good will increase demand. डिमांड गिरी, डिमांड बढ़ी, तो पहले पीछे जाएगा। देखो, पहले डिमांड कब जाएगा? पीछे। ये पहला वाला ऑप्शन बता रहा हूँ। पहले डिमांड कब जाएगा? पीछे, फिर वापस आगे आ जाएगा। तो पोजीशन तो चेंज नहीं हुई ना, अपनी ओरिजिनल जगह पे ही है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पहले डिमांड कब था? यहाँ पे। डिमांड गिरी तो पीछे आया, पर जब डिमांड बढ़ी तो वापसी आगे आ गया। तो पोजीशन तो वही रही, पोजीशन तो चेंज ही नहीं हुई, टेम्परेरी चेंज आया था पोजीशन में, वापस अपनी घूम फिर के पोजीशन पे आ गया। वापस अपनी घूम फिर के पोजीशन पे ही आ गया। और सवाल में यही पूछा है कि कौन से केस में डिमांड कर्व विल स्टे इन द सेम पोजीशन। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि डिमांड कर्व के शिफ्ट सेम, मैं क्योंकि जब तक हमें इससे दिया हुआ नहीं होता ना, कि मुझे नहीं पता कि इनकम के गिरने से कितना परसेंट डिमांड गिरी है या कितना परसेंट डिमांड बढ़ी है सब्स्टिट्यूट की, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम मैग्नीट्यूड से चेंज आ रहा है। 10% से डिमांड गिरी, फिर वापस 10% से डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड का स्टेट एट द सेम पोजीशन। तो ए इज द राइट आंसर। मैं बाकी ऑप्शन भी आपको समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज मैं बोल क्या रहा हूँ। अ डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स विल डिक्रीज डिमांड, इसका मतलब डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो चुका है और उसके बाद प्राइस बढ़ी है, तो इसका मतलब डिमांड कर्व की पोजीशन तो चेंज हो गई। डिमांड कर्व की पोजीशन तो चेंज हो गई, मतलब एक बार डिमांड कर्व पहले पीछे आया, अब यहाँ पर खड़ा हो गया, अब यहाँ पर जब खड़ा हुआ तो फिर प्राइस चेंज हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व पीछे आ गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सेट्रिस वेरिएबल्स ये दोनों साथ नहीं हो सकते, एक चीज को कांस्टेंट अज्यूम किया जाता है वैसे भी, तो वैसे भी अजीब सी स्टेटमेंट है ये। पर अगेन आपको इस एमसीक्यू के लिए आप इस स्टेटमेंट को इग्नोर करते हुए ये चीज देखोगे कि डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। तो इस ऑप्शन में हो रही है डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज। एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स विल इंक्रीज डिमांड, तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो सब्स्टिट्यूट की प्राइस भी बढ़ गई, तो मजीद डिमांड बढ़ी तो मजीद शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ओरिजिनल पोजीशन से हट चुका है, ओरिजिनल पोजीशन से हट चुका है। एंड इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम्स विल इंक्रीज डिमांड, तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, और फिर वापस प्राइस चेंज हो गई तो अगेन द डिमांड कर्व की पोजीशन चेंज्ड। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि डिमांड कर्व पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ गया, तो इसका मतलब ओरिजिनल जगह पे ही आ गया घूम फिर के। सही है, तो वही कह रहा हूँ ना, डिमांड बढ़ी, राइटवर्ड गया, मजीद डिमांड बढ़ी, सही है, मजीद डिमांड बढ़ी। ऑप्शन सी की बात कर रहे हो ना उस वक्त? मैं वही तो कह रहा हूँ बेटे, डिमांड पहले यहाँ था, कंज्यूमर की इनकम्स फॉल हुई तो डिमांड यहाँ आ गया, ठीक है, अब इधर आ गया, पोजीशन चेंज हो गई है। पर बाद में इसने बोला कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो वापस डिमांड का राइट आ जाएगा, तो पहले यहाँ आया फिर वापस यहाँ चले गया, तो ओरिजिनल पोजीशन तो यही रही ना। ओरिजिनल पोजीशन चेंज का हुई, यही तो पूछा है, सेम पोजीशन। मतलब शिफ्ट अगर हुआ भी है तो घूम फिर के ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया, ये कहना चाह रहा है। व्हाट डज नॉट हैपन, नॉट इसको तो अभी से भाई कर लो, ये गड़बड़ हो जाती है हमेशा। व्हाट डज नॉट happen when price acts as a means to allocate resources, ठीक है, तो price determines the supply of public
ये तो अजीब सी कोई बात कर दी इसने, पब्लिक गुड की सप्लाई डिटरमिन ही नहीं हो सकती। पब्लिक गुड का तो मसला ही है, उसकी सप्लाई डिटरमिन नहीं हो सकती। पब्लिक गुड कौन से गुड होते हैं? वो गुड जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि नॉन एक्सपोर्टेबल नॉन राइवलरी होते हैं, वो गुड जो कि प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं करता। एंड सबसे बड़ी वजह ये होती है कि यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दीज गुड्स ना, तो उसकी आप सप्लाई डिटरमिन क्यों नहीं कर सकते पब्लिक गुड की? क्योंकि डिमांड नहीं होती। जब एक चीज की डिमांड नहीं होती तो सप्लाई कैसे डिटरमिन करोगे? तो प्राइस डिटरमिन द सप्लाई ऑफ गुड्स एक बिल्कुल रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटमेंट है। तो ये आंसर ए है, क्योंकि नॉट बोला है। प्राइस ऑपरेट्स इन द मार्केट फॉर बोथ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सही कह रहा है। प्राइस रिकॉग्नाइजेस कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे रादर देन द कंज्यूमर नीड्स, बिल्कुल जो पैसे देगा उसी को प्रोडक्ट मिलेगा, प्राइस मैकेनिज्म ही यही है ये। प्राइस सिग्नल्स टू प्रोड्यूसर्स व्हिच गुड्स आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, बिल्कुल प्रोड्यूसर को प्राइस बताता है कि भाई कहाँ पर पैसा है कहाँ पर नहीं है। प्राइस मैकेनिज्म की डेफिनेशन का पार्ट है ये। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनर से रिसोर्सेज को एलोकेट करता है प्रोड्यूसर व्हेन द प्राइस सिग्नल्स अ प्रोड्यूसर। तो 12 का आंसर ये है। 13 विच स्टेटमेंट अबाउट मार्केट डिसइक्विलिब्रियम इज करेक्ट। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं अगर आपको याद हो। पहला मार्केट डिसइक्विलिब्रियम होता है शॉर्टेज, दूसरा मार्केट इक्विलिब्रियम होता है सरप्लस। शॉर्टेज इज व्हेन क्वांटिटी डिमांड एक्सीड्स क्वांटिटी सप्लाइड, सरप्लस इज व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड्स क्वांटिटी डिमांडेड। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्राइस इज लाइकली टू चेंज, क्या ए हो सकता है? क्या प्राइस चेंज होती है जब डिसइक्विलिब्रियम होता है? तो जब नॉर्मल डिसइक्विलिब्रियम होता है मार्केट में, याद है? बहुत सिंपल सा सवाल है ये। मतलब जब मार्केट में याद है कि शॉर्टेज होती थी, तो शॉर्टेज होती थी तो ऑटोमेटिकली मार्केट में प्राइस राइज होना शुरू होती थी और मैं इक्विलिब्रियम पे आता था। प्राइस मैकेनिज्म पूरा एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस। तो एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज एंड सरप्लस होता ही प्राइस के थ्रू है। मतलब जब मार्केट में शॉर्टेज होती है, जब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो ये मार्केट ये एलिमिनेट कैसे होती है? कि प्राइस बढ़ती है, शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, मैं रीच बैक कर जाता हूँ टू इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से सरप्लस के केस में क्या होता है? सरप्लस के केस में प्राइस फॉल होती है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है, मैं वापस रीच बैक कर जाता हूँ इक्विलिब्रियम। तो मतलब शॉर्टेज में मैं बिलो द इक्विलिब्रियम होता हूँ तो इक्विलिब्रियम पे आ जाता हूँ, सरप्लस में मैं अबव द इक्विलिब्रियम होता हूँ तो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाता हूँ। तो 13 का आंसर ए है, क्योंकि शॉर्टेज डाउनवर्ड अपवर्ड प्रेशर डालता है प्राइस पे, सरप्लस डाउनवर्ड प्रेशर डालता है प्राइस पे। तो ए इज द राइट आंसर। सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड, डिसइक्विलिब्रियम नहीं होता, ये इक्विलिब्रियम होता है। द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, जरूरी नहीं है भाई। देयर मस्ट बी शॉर्टेजेस एंड देयर मस्ट बी सरप्लसेस एज वेल, तो ये अजीब सी स्टेटमेंट है। ए इज द बेटर आंसर। ये बी सी क्यू है बेसिकली, नॉट नेसेसरी। मतलब नॉट नेसेसरी, सरप्लस भी तो हो सकता है ना। सही है। द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, नो, और ये इक्विलिब्रियम। नंबर 14, which combination of tax changes is most likely to be regressive in a developed economy? ना, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? रिग्रेसिव, रिग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जब पुअर पे बर्डन है, ऐसा ही है। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है कि जब आपकी इनकम कम होती है तो आपके ऊपर टैक्स का बर्डन जो है वो बढ़ता है। मतलब रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम वो टैक्स सिस्टम होता है। और टैक्स का बर्डन का मतलब क्या है, मैं वापस बता रहा हूँ, मैं बार बार हमेशा बोलता हूँ, टैक्स पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो जब इनकम कम हो और टैक्स का बर्डन बढ़े तो वो रिग्रेसिव है। तो ऐसा कोई भी चेंज जो कि गरीब को ज्यादा बर्डन डाल दे वो रिग्रेसिव होता है। गरीब की बैंड बजाया अगर वो, तभी कहते हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेशन को कम करो, इनडायरेक्ट टैक्स को कम करो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है इफ यू वांट टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम। और इनकम टैक्स को बढ़ाओ क्योंकि वो प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? जब इनकम बढ़े तो इनकम से बड़ा प्रपोर्शन टैक्स में जाता है। तो इनकम का हिस्सा इनकम के बढ़ने से अगर बढ़ रहा है और जो मैं इनकम का हिस्सा जो टैक्स में दे रहा हूँ वो बढ़ रहा है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। अमीर का बर्डन ज्यादा है, गरीब का बर्डन कम है। So which combination of tax change is most likely to be regressive? तो increasing the rate of wealth tax, आप अगर वेल्थ टैक्स को बढ़ा रहे हो तो ये एक प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जाहिर सी बात है वेल्थ टैक्स जो होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स होता है, अगर आपको पता हो। तो अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को बढ़ा रहे हो तो अच्छी बात है, पर आप सेल्स टैक्स को भी बढ़ा रहे हो, और आप सेल्स टैक्स को बढ़ा रहे हो ऑन लग्जरी प्रोडक्ट्स, तो ये तो अच्छी बात है ना। मतलब ये तो आप गरीब से बर्डन कम कर रहे हो। मुझे तो एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर गरीब का बर्डन बढ़े। मतलब ये तो अच्छी बात है, ये तो जो भी कर रहा है ये अच्छा कर रहा है, तो ये तो खैर आंसर नहीं होगा, क्योंकि इससे मुझे गरीब की बैंड में जानी है ना। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है, आप इनकम टैक्स को बढ़ा रहे हो और आप सेल्स टैक्स को बढ़ा रहे हो। ऑल दो सेल्स टैक्स रिग्रेसिव है, पर आप ये तो देखो किस चीजों पे सेल्स टैक्स बढ़ा रहा हूँ, लग्जरी प्रोडक्ट्स पे। ये तो प्रोग्रेसिव नेचर की बात हो रही है, तो अच्छी बात है।
इंट्रोड्यूसिंग अ टैक्स ऑन ओनिंग प्रॉपर्टी, अगेन ओनिंग प्रॉपर्टी इज अ इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स में वापस बढ़ा रहा हूँ, तो ये अगेन प्रोग्रेसिव है, ये अगेन प्रोग्रेसिव है, तो अच्छी बात है भाई। और इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इनकम टैक्स भी बढ़ा रहा हूँ, तो ये तो और अच्छी बात है, तो ये तो अगेन अमीर की बैंड बजा रहा है, मुझे गरीब की बैंड बजानी है। रिड्यूसिंग द बेसिक रेट ऑफ इनकम टैक्स, आप इनकम टैक्स कम कर रहे हो तो आप सही है, अच्छी बात है। बट द इंक्रीजिंग द ड्यूटी ऑन फ्यूल, इंक्रीजिंग द ड्यूटी ऑन फ्यूल, ये बुरी बात है, तो ये थोड़ा मिक्सिंग हो रही है इसमें। चलो एक और लास्ट वाला, ये हो सकता है ऑप्शन। अच्छा डी में ये क्या कह रहा है, डी में ये कह रहा है रिमूविंग द टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स एंड एक्सटेंडिंग दिस टू इंक्लूड ऑल फूड, तो रिमूविंग द टैक्स फ्री अलाउंस फॉर इनकम टैक्स। अच्छा, एक तो टैक्स फ्री अलाउंस क्या होती है, वो अमाउंट जैसे 50,000 इज अ टैक्स फ्री इनकम पाकिस्तान में, इफ यू आर अर्निंग टिल 50,000 इट इज अ टैक्स फ्री, ये टैक्स फ्री अलाउंस है, 50,000 के बाद टैक्स होता है। और सेल्स, और ये उसको हटा रहा है, तो पहली चीज तो तुमने गरीब की यहाँ बैंड बजा दी। दूसरा, सेल्स टैक्स इंक्लूड करेगा आप सारे फूड्स को, तो इसका बर्डन किस पे आएगा, गरीब पे आएगा, तो डी इज अ मच बेटर आंसर देन सी। ड्यूटी ऑन फ्यूल को बढ़ाना ठीक है, रिग्रेसिव है, बट डी ज्यादा बेहतर आंसर है मेरे हिसाब से। सही है, ये मसला, ये अच्छा एमसीक्यू था। अगेन रिक्वायरमेंट सही समझना एक सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग हो, पर अगर सवाल गलत रीड करोगे तो फिर तो गलत ही होगा, होना है ना भाई, फिर तो कुछ भी कर लो आप। हम्म। अच्छा ये जरा एमसीक्यू ये भी रिपीटेड है। The demand and supply functions for a product work are quantity demanded is equals to 1500 plus 50p, तो एक इक्वेशन बेस्ड एमसीक्यू है ये। इसने मुझे क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन दे दी है, दैट इज 1500 प्लस 50p, एंड क्वांटिटी सप्लाइड की भी इसने मुझे इक्वेशन दे दी है, दैट इज 300p माइनस 2000, where p is price with government regulation, अच्छा गवर्नमेंट की रेगुलेशन लगी हुई है, the current price in the market is $15. What can be concluded about the form of price regulation? अच्छा प्राइस रेगुलेशन है, तो मैक्सिमम मिनिमम वाली सीन है, हाथ हुए लिखा हुआ है, एंड द बैलेंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा, तो ये अगर मैं क्वांटिटी डिमांड निकालना चाहूँ, तो क्वांटिटी डिमांड क्या आएगा मेरा, 1500 प्लस 50p, तो 1500 प्लस 50 ब्रैकेट में क्या डालूंगा, 15, क्योंकि प्राइस 15 है ना, ये रही 15, तो क्या आंसर आ रहा है जल्दी बता दो, क्यूडी क्या आ रही है। हाँ ना, तो 1500 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 15 ना बेसिकली, तो आंसर क्या होगा इसका, ये तो पूछ रहा हूँ। सही है। अच्छा क्वांटिटी सप्लाइड कैसे निकालेंगे, 300p माइनस 2000, तो 315 माइनस 2000, क्या आंसर आ रहा है, 2500। अच्छा अब अगर आप नोटिस करो, तो क्वांटिटी सप्लाइड 2500 है, क्वांटिटी डिमांड 2250 है, तो सरप्लस है कि शॉर्टेज है, पहले तो ये बता दो, 250 का डिफरेंस है, पर सरप्लस है कि शॉर्टेज है, 250 सरप्लस है या शॉर्टेज है, क्यूएस इज ग्रेटर देन क्यूडी, QS is greater than QD, तो 250 इज सरप्लस, सरप्लस को दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई, तो इसका मतलब है ए और सी तो नहीं हो सकता, आंसर या तो बी है या तो डी है। सरप्लस मैक्सिमम प्राइस में आता है, मिनिमम प्राइस में आता है, मैक्सिमम प्राइस में तो शॉर्टेज आता है भाई, डी आंसर होगा इसका, अफेक्टिव 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 मिनिमम प्राइस, क्या होती है अफेक्टिव मिनिमम प्राइस, बना के दिखा रहा हूँ, ये देख लो अफेक्टिव मिनिमम प्राइस, थोड़ी रफ बना रहा हूँ। ये इनिशियल मार्केट होती है, पर गवर्नमेंट को ये पसंद नहीं आ रही होती फॉर सम रीजन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को बढ़ा देती है, above the equilibrium लगता है, effective minimum price is above the equilibrium and effective maximum price is below the equilibrium, और जब above the equilibrium minimum price लगती है effective, तो सबसे बड़ा उसका मसला यही होता है कि वो सरप्लस क्रिएट कर देता है,
तो ये रही QD, ये रहा QS, ये देख लो सरप्लस है, QS ग्रेटर देन QD। सही है, तो आप देख लो हमारा प्रूव हो गया सब यहाँ पे जितना भी हमने करा है सारा। तो 15 का आंसर डी होगा। समझ आ गया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16। To improve their air quality of for its citizens, a government introduces a subsidy for the producers of cars powered by batteries and charged from the electricity supply. What are the likely effects of this subsidy on the price and sales of electricity? मुझे बताओ, अगर मैं सब्सिडी देता हूँ उन प्रोड्यूसर्स को जो कि गाड़ियां बनाते हैं जो कि बैटरी वगैरह से चलती है और वो बैटरी चार्ज बिजली से हो रही है, तो बिजली की प्राइस और क्वांटिटी पे क्या अफेक्ट आ रहा है? मुझे बताओ, बिजली की डिमांड पे अफेक्ट आ रहा है, सप्लाई पे अफेक्ट आ रहा है? पहले तो ये बताओ। अगर मैं उन प्रोड्यूसर को सब्सिडी देता हूँ जो कि वो गाड़ियां बनाते हैं जो कि बैटरी पे चलती है और वो बिजली से चार्ज हो रही है, तो बिजली की डिमांड पे अफेक्ट आ रहा है, सप्लाई पे अफेक्ट आ रहा है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी पे अगर इफेक्ट आ रहा है तो सप्लाई डिमांड का इफेक्ट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई पे इफेक्ट है कि डिमांड पे इफेक्ट है? बिल्कुल। तो जब आप उन प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी दोगे जो गाड़ियां बनाते हैं जो कि बैटरी से जो चार्ज होती है बिजली से, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बढ़ जानी है। अब या तो तुम इसको ग्राफिकली कर लो, ग्राफिकली कैसे करोगे? इलेक्ट्रिसिटी का ग्राफ बना रहा हूं मैं। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर इक्विलिब्रियम और। तो डिमांड बढ़ रही है ना, तो डिमांड का आपको राइट वर्ड शिफ्ट करोगे। तुम देख लो, जब भी डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में क्या होती है? शॉर्टेज। और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइस क्या होती है? बढ़ती है। तो पहली बात तो प्राइस बढ़ेगी। सही है, पहली बात तो प्राइस बढ़ेगी। तो ए और बी को तो हटा दो अभी से। और क्वांटिटी आप देख लो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो फिर इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। तो जनरली आपको याद होना चाहिए ना कि डिमांड के बढ़ने से शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ती है, और फिर जो है ना वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो MCQ नंबर 17। व्हाट इज डेफिनेटली नॉट, अगेन देखो, नॉट इन्वॉल्व व्हेन अ ट्रांसफर पेमेंट इज मेड। अच्छा, ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये चीज तो बहुत हर पेपर में ही आ रही है। नो सर्विस इन रिटर्न, नो आउटपुट जनरेटेड, नो अफेक्ट ऑन GDP। सही है। नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मतलब है बट जो AD की इक्वेशन में उसमें नहीं आता ये। बैंक डिपॉजिट्स इन्वॉल्व, डेफिनेटली नॉट इन्वॉल्व। पॉसिबिलिटी है इसकी इन्वॉल्वमेंट की, कैश की भी पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट तो है ही, पर प्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व। प्रोडक्शन तो किसी हाल में भी नहीं होती। जब मैं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देता हूँ तो रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिलती, आउटपुट जनरेट नहीं होता। जब प्राइवेट ट्रांसफर्स होते हैं, जब एक एक पेरेंट जब अपने बच्चे को पैसे देता है, तो अगेन इट डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन। मैं चाइल्ड बेनिफिट देता हूँ, इट डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन। आप एक रिटायर्ड बंदे को पेंशन देते हो, इट डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन। वो रिटर्न में कोई सर्विस नहीं मिल रही होती, ये वेलफेयर पेमेंट्स होती हैं, तो कुछ इससे मुल्क को फायदा नहीं हो रहा, GDP पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। What is unlikely? Question number 18. What is unlikely to occur with an increase in the provision of public good? तो पब्लिक गुड की प्रोविजन बढ़ रही है। पब्लिक गुड्स आर वो दोज गुड्स व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स, एग्जांपल स्ट्रीट लाइट्स, एग्जाम्पल लाइट हाउस, एग्जाम्पल फ्लड डिफेंस। ये वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन राइवलरी होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि नॉन एक्सपोर्टेबल होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं विच यू कैन नॉट रिजेक्ट। तो व्हाट इज अनलाइकली टू अकर ना? अनलाइकली, तो कंज्यूमर नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी इज लाइकली, इम्प्रूव्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज लाइकली। क्योंकि अगर आपको याद होगा, नॉन प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड इज अ मार्केट फेलियर। मतलब एक मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड नहीं होता। अगर एक मार्केट इकोनॉमी में पब्लिक गुड प्रोवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये मार्केट को फेल कर रहा है। तो अगर आप पब्लिक गुड की प्रोविजन को बढ़ाते हो ना, तो रिसोर्सेज की इंप्रूवमेंट, यूज ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि मार्केट फेलियर कम होना शुरू होता है। तो ये अच्छी बात है, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगा। क्यों होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो पैसा यहाँ लगा रही है वो कहीं और भी लगा सकती थी। तो अनलाइकली टू अकर इज द रिडक्शन इन टैक्स, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब पब्लिक गुड की प्रोविजन बढ़ती है तो टैक्स तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रोवाइड ही टैक्स रेवेन्यू से करती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? गवर्नमेंट तो टैक्स रेवेन्यू से प्रोवाइड करती है ना ये चीजें। तो रिडक्शन इन टैक्स इज वेरी अनलाइकली, तो उल्टा बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से।
In 2020, shops reported a fall in the sales of domestic demand in an economy fell. In 2020, shops reported a fall in sales as domestic demand in an economy fell. However, the impact on the overall economy was not as unfavorable as was first feared. मतलब बेसिकली एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन में सी भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, जी भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और एम भी आ रहा है। ठीक है, इसने बोला कि डोमेस्टिक डिमांड गिर गई, जो कंजम्पशन वगैरह गिर गई होगी, तो सी गिर गया होगा, सी गिरा तो एडी गिर गया होगा। पर कह रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में इतना अफेक्ट नहीं आया, इसका मतलब ये बच गए होंगे। अब इनमें से देखना है मुझे क्या बचा होगा इनमें से, क्योंकि सी ने एडी को गिरा दिया, पर ये कह रहे हैं ओवरऑल इम्पैक्ट इतना बुरा नहीं है, इसका मतलब ये बाकी जो कंपोनेंट्स हैं वो बच गए होंगे। तो देख लेते हैं। व्हाट माइट हैव लेसेंड अच्छा, व्हाट माइट हैव लेसेंड द इम्पैक्ट ऑन दी, मतलब किसने इम्पैक्ट इसका कम किया होगा ना। एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड, ए इज द राइट आंसर। क्योंकि वही बात है ना, सी गिरा तो एडी गिरा, पर एक्स बढ़ लिया तो एक्स ने कवरिंग कर ली ना, एक्स ने इसकी कवरिंग कर ली, इतना इम्पैक्ट नहीं आया इकोनॉमी में। सेविंग, इंपोर्ट्स इंक्रीज होंगे तो उल्टा मुल्क की और बैंड बजेगी यहाँ पे, ये तो मसला हो जाएगा। सेविंग इंक्रीज होगी तो मजीद कंजम्पशन कम होगी, मजीद बैंड बजेगी। टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, मजीद कंजम्पशन कम होगी, मजीद एडी कम होगा। तो ए इज द राइट आंसर, कि कवरिंग हो गई, बैलेंस आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, what does a trade weighted exchange rate attempt to take account of? Trade weighted exchange rate has moved to A2, पर इसका आंसर जो है वो सी होता है, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड डन विद द कंट्रीज ट्रेडिंग पार्टनर। 20 का आंसर सी है, पर अगेन ये A2 का एमसीक्यू है। ट्रेड वेटेड एमसीक्यू चीज A2 में जा चुकी है, पर टर्म्स ऑफ ट्रेड अभी भी एएस में ही है। एमसीक्यू नंबर 21, व्हाट विल लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड? तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है? टर्म्स ऑफ ट्रेड इज टीओटी, इट इज अ रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइसेस। तो क्या करोगे, एक्सपोर्ट प्राइस का इंडेक्स डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस का इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगेन यहाँ पर बेसिक मैथ आती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का गेन है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये वो एमसीक्यू है जो कि गलती करते हैं बच्चे, मैंने तो ये देखा गलती होता है ये, सही है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, देखो बेसिक मैथ है। एक्सपोर्ट प्राइसेस फेल बाय 10%, इंपोर्ट प्राइसेस फेल बाय 4%। एक्सपोर्ट प्राइसेस 10% से गिरी है, इंपोर्ट प्राइसेस 5% से गिरी है। इसने बोला हुआ टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंप्रूव करना है। टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने का मतलब क्या है पता है आपको? टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने का मतलब क्या है? टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव करने का बिल्कुल मतलब ये होता है कि तुम्हें एक्सपोर्ट की प्राइस को बढ़ाना होगा और इंपोर्ट की प्राइस को कम, क्योंकि बेसिकली यही लॉजिक है ना, इसको बढ़ाओगे इसको गिराओगे तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा। अब जरूरी नहीं हमेशा यही हो, अलग अलग धतिंग चीजें भी होती हैं, इसकी वजह से बढ़ जाता है। अब ये देखो, एक्सपोर्ट की प्राइसेस ज्यादा से गिर रही हैं, इंपोर्ट की प्राइसेस कम से गिर रही हैं, तो जब न्यूमरेटर ज्यादा से गिरेगा तो ओवरऑल आंसर कम ही होगा। अब ऐसे कर करके तुम्हें पागलों की तरह एक एक चेक करना पड़ता है। इन एमसीक्यू का सबसे बड़ा मसला यही है, कंफ्यूज कर देते हैं बहुत, मैं भी हो जाता हूँ कभी कभार। एक्सपोर्ट प्राइसेस फेल बाय 10%, तो एक्सपोर्ट प्राइसेस 10% से गिरी, इंपोर्ट प्राइसेस 5% से बढ़ी। तो अगेन जब न्यूमरेटर ज्यादा से गिर रहा है और डिनोमिनेटर कम से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो फॉल ही का है। तो अगेन यहाँ पर वर्सन होगा। एक्सपोर्ट प्राइसेस फेल बाय 5%, राइज बाय 5%, तो एक्सपोर्ट प्राइस 5% से बढ़ी तो टीओटी बढ़ना चाहिए, पर इसने क्या बोला हुआ है? इंपोर्ट प्राइस ज्यादा से बढ़ गई। तो डिनोमिनेटर ज्यादा से बढ़ रहा है, न्यूमरेटर कम से बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आंसर उल्टा फॉल होना चाहिए। तो ये भी वर्सन है। देखो एक ऑब्वियस आंसर तो होगा, ऐसा हो नहीं सकता, ये ऑब्वियस होगा। एक्सपोर्ट प्राइसेस राइज बाय 10%, एक्सपोर्ट ज्यादा से बढ़ा वाइल इंपोर्ट कम से बढ़ा। तो ये इसका बढ़ना टर्म्स ऑफ ट्रेड को बढ़ाता है, इसका बढ़ना टर्म्स ऑफ ट्रेड को गिराता है, पर इसका राइज ज्यादा है ना, तो ओवरऑल आंसर बढ़ेगा। तो देखो किस तरीके से एक एक करके मुझे ये चेक करना पड़ेगा और तब जाके मुझे मेरा आंसर मिलेगा। तो 21 का आंसर डी है। ये बेसिक मैथ की नॉलेज है, न्यूमरेटर के चेंज होने से क्या होता है, डिनोमिनेटर के चेंज होने से क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो फिर आप कभी एमसीक्यू गलत नहीं करोगे। न्यूमरेटर बढ़ता है तो ओवरऑल आंसर बढ़ता है, न्यूमरेटर गिरता है तो ओवरऑल आंसर कम होता है, डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल आंसर कम होता है, डिनोमिनेटर गिरता है तो ओवरऑल आंसर बढ़ता है। तो ये रूल तुम्हें याद होने चाहिए। तभी 21 का आंसर डी है। 22, द डायग्राम शोज द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इन एन इकोनॉमी। अगेन आप देख लो कि ये वही वाला वो एमसीक्यू है जिसमें आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैं आपको रूल लिख के दे देता हूँ वापस। परसेंटेज की यहाँ पर बात हो रही है, अगर परसेंटेज पॉजिटिव है पर वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की।
अगर रेट पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव रेट कम हो रहा है तो इसका मतलब अपन बात किसकी कर रहे हैं, डिसइंफ्लेशन की। अगर वो रेट सीधा सीधा नेगेटिव हो गया तो फिर हम बात कर रहे हैं किस चीज की, डिफ्लेशन की। पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के दौरान भी प्राइस बढ़ती है, डिफ्लेशन के दौरान भी प्राइस बढ़ती है, डिफ्लेशन के दौरान सिर्फ एक वाहिद चीज है जहाँ पर प्राइस कम होती है। क्लियर है? कोई मसला? क्लियर है? अच्छा, तो कह रहे हैं व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, पहले ग्राफ को रीड कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये पॉजिटिव रेट को बढ़ा रहा है, ये इन्फ्लेशन का पार्ट है जहाँ पर प्राइस बढ़ रही है। ये पार्ट भी वही पार्ट है पर ये डिसइंफ्लेशन है, क्योंकि पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, प्राइस तो बढ़ रही है ना। ये जो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये सारा पार्ट डिफ्लेशन का है, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब प्राइस फॉल हो रही है, यहाँ भी प्राइस फॉल हो रही है, रेट नेगेटिव है। और जब वापस रेट पॉजिटिव होना शुरू हो गया तो वापस ये प्राइस को बढ़ाना शुरू कर देगा। तो रेट पॉजिटिव है तो प्राइस बढ़ेगी, चाहे वो पॉजिटिव रेट बढ़े या गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड, व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द ग्राफ, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फेल बिटवीन 2013 एंड 2014। तो 2013 2014 क्या प्राइस गिर रही है, प्राइस बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, पॉजिटिव रेट कम हो रहा है, पर रेट तो अभी भी पॉजिटिव है ना भाई, प्राइस तो अभी भी बढ़ रही है पर कम रेट से बढ़ रही है, बात सारी है। डिसइन्फ्लेशन टुक प्लेस बिटवीन 2014 एंड 2015, 2014 और 2015 के बीच में डिसइन्फ्लेशन नहीं हुआ है, ये डिफ्लेशन हुआ है, क्योंकि नेगेटिव है तो ये डिफ्लेशन है। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीज, बिल्कुल जब डिफ्लेशन होता है, क्योंकि देखो ना 14-15 के बीच में क्या हो रहा है, 14 और 15 के बीच में प्राइस कम हो रही है ना, तो जब प्राइस कम होती है तो परचेजिंग पावर बढ़ती है, सही कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग फेल फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, प्राइस बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग फेल नहीं होगा, रोज होगा। तो 22 का आंसर सी है, क्योंकि प्राइस का बढ़ना तो बढ़ाएगा ना, वो सिंपल नो आंसर है यहाँ पे तो। ठीक है, तो 22 का आंसर यहाँ पर सी होगा। अ कंट्री ऑपरेट्स अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, A2 का पार्ट हो चुका है। व्हाट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्री टू डी वैल्यू, डी वैल्यू का मतलब क्या होता है, जब आप डेलिबरेटली अपनी करेंसी को गिराते हो ना, ताकि एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाए और इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाए। तो ये कब करते हो, ये आप तब करते हो जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं ना, व्हाट विल पुट अ प्रेशर ऑन द कंट्री, मतलब ऐसी ऐसा क्या सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा कि एक मुल्क मजबूर हो जाएगा टू डीवैल्यू इट्स करेंसी। तो जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है ना, और आपके आउटफ्लोज बढ़ जाते हैं और इनफ्लोज कम हो जाते हैं, तो आपको ये करना पड़ता है ताकि आपकी कंट्री के इनफ्लोज बढ़े ना आउटफ्लोज कम हो, ताकि एक्सपोर्ट कम होगा तो इनफ्लोज बढ़ेंगे, इम्पोर्ट महंगा होगा तो आउटफ्लोज कम होंगे। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सी वाली जब सिनेरियो हो जाएगा तो फिर मुल्क की बैंड बजना शुरू होती है, तो फिर आपको करेंसी को गिराना पड़ता है। बट अगेन फिक्स एक्सचेंज रेट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। द टेबल गिव्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर अ कंट्रीज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स। ठीक है, डीवैल्यूएशन अगेन वैसे ऑफिशियली तो पार्ट नहीं है सिलेबस का, पर डीवैल्यूएशन बीओपी का पार्ट है ना, तो बीओपी हमारे सिलेबस में है करंट अकाउंट में, एज अ पॉलिसी टू रिड्यूस द डेफिसिट। तो फिर ये डीवैल्यूएशन यहाँ पर कवर हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अंडर विच कॉम्बिनेशन ऑफ इलास्टिसिटीज वुड द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ द करंट अकाउंट वर्सन, तो वर्सन कब होता है, वर्सन तब होता है जब एक्स एंड एम कंबाइंड जो है ना वो लेस देन 1 हो। जैसे कंबाइंड लेस देन 1 यहाँ पर है 0.6। क्योंकि एक चीज को हमेशा याद रखना, जब एक करेंसी को फॉल करते हो ना तुम, डेप्रिशिएट या यहाँ पर तो हम डेलिबरेटली गिरा रहे हैं, तो ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक के केस में क्या होता है, जरा गौर से सुन लो। जब एक करेंसी की वैल्यू कम होती है ना, तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है और इम्पोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगर डिमांड इनइलास्टिक हुई ना, तो एक प्राइस एक्सपोर्ट की प्राइस के गिरने से रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पर इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जब एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट के रेवेन्यू को, तो उस सिनेरियो में आपकी कंट्री का करंट अकाउंट वर्सन होगा,
क्योंकि ये ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट होगा तो जाहिर सी बात है आपका ट्रेड इन गुड्स खराब हो रहा है, ट्रेड इन सर्विसेज खराब हो रहा है, तो इससे आपका करंट अकाउंट खराब होगा, क्योंकि करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट्स अगर आपको याद हो, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी अकाउंट, सेकेंडरी अकाउंट, तो वो दो कंपोनेंट बहुत मेन होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। और अगर इसका उलट कर दो 0.2 प्लस 0.9 इट इज 1.1, तो ये अच्छी बात है, ये बेनिफिशियल है, ये बेनिफिशियल है, ये इम्प्रूव करेगा, ये क्या करेगा, ये इम्प्रूव करेगा। सही है, ये भी इम्प्रूव करेगा, ये भी 1.1 है, ये भी इम्प्रूव करेगा 2.4, तो कंबाइंड इलास्टिसिटी देखते हैं, कंबाइंड इलास्टिसिटी, तो ये सारे इंप्रूव करेंगे क्योंकि ये इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिक डिमांड में एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, तो ट्रेड सरप्लस होगा, करंट अकाउंट की पोजीशन इंप्रूव होगी। तो ऑप्शन ए खाली एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर इनइलास्टिक डिमांड है, तो इनइलास्टिक डिमांड के केस में बैंड बचती है जब आपकी करेंसी गिरती है। तो आपको पता होना चाहिए पूरी एक्सचेंज रेट की गेम, पर ये एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में, ये है, ये सिलेबस को मेरे हिसाब से सिलेबस में रखो उसको तो बेहतर है। 25, a small country imposes no tariffs and has a perfectly elastic supply of smartphones from the rest of the world, तो बेसिकली वर्ल्ड सप्लाई की बात कर रहा है ये। बेसिकली आपको याद होगा जब हम ग्राफ बनाते थे टैरिफ का, तो ये आपकी डोमेस्टिक सप्लाई होती थी, ये डोमेस्टिक डिमांड होती थी, और ये आपकी होती थी वर्ल्ड सप्लाई, ऐसा ही था। सही है, तो ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, तो टैरिफ जब लगता है तो वर्ल्ड प्राइस बढ़ जाती है, तो ये हो जाता है PW+T, और ये हो जाता है वर्ल्ड सप्लाई प्लस टी। द डोमेस्टिक डिमांड फॉर स्मार्टफोन्स विल राइज, नहीं इट विल फॉल। क्यों? क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो देखो ना डोमेस्टिक डिमांड क्या हो रही है, कम, पहले डोमेस्टिक डिमांड थी ये, पहले डोमेस्टिक डिमांड थी ये, पर जब टैरिफ लग रहा है तो डोमेस्टिक डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये तो नहीं हो सकता। द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ स्मार्टफोन विल राइज, बिल्कुल, पहले डोमेस्टिक में भी और वर्ल्ड में इतने का मिल रहा था, पर अब इतने का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ ही रही है, तो बी इज द राइट आंसर। सही है, द गवर्नमेंट विल लूज टैक्स रेवेन्यू, बिल्कुल गलत, अगर एक गवर्नमेंट टैरिफ लगा रही है तो टैरिफ तो होता ही टैक्स है भाई, तो ये तो बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए। द सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स विल इंक्रीज, द सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स विल डिक्रीज, क्योंकि टैरिफ का पॉइंट ही होता है इम्पोर्ट्स को कम करना, क्योंकि आप खुद देख लो, टैरिफ का पॉइंट ही इम्पोर्ट को कम करना होता है, तो सबको पता है ना, आप टैरिफ बढ़ाओगे तो इम्पोर्ट्स कम होंगे ऑब्वियसली। क्या मसला? फिर 26, इन अ रिसेंट ईयर जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स अग्रीड टू लिमिट एक्सपोर्ट्स ऑफ कार्स टू द यूएसए, इसका आंसर क्या होगा बताओ जरा, ये सब गलत बताओगे, गारंटी दे रहा हूँ। 26 का आंसर क्या बताओ, सोचो जरा। पर ये गलत किया था सही किया था, चलो आंसर तो तुम लोग सही बता रहे हो, तुम लोग अटेम्प्ट तो किया हुआ है ना पेपर, गलत किया था सही किया था ये बताओ। देखो ना, ये जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स ने खुद अपने एक्सपोर्ट को लिमिट किया है, जब आप खुद अपने एक्सपोर्ट को लिमिट करते हो तो ये क्या होता है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट होता है, जब हमारे ट्रेड रिलेशन हमें खराब नहीं करने होते, तो डी इज द राइट आंसर। पर अगर उनकी तरफ से, बिल्कुल ये, तो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट का मतलब जब आप अपने खुद एक्सपोर्ट्स को लिमिट कर देते हो टू अ सर्टेन कंट्री, कि आपके ट्रेड रिलेशंस वगैरह खराब ना हो। अग्रीड, यू अग्रीड, यूएसए ने बोला होगा ना इनको। सही है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एम्बार्गो इज अ बैन, एक्सपोर्ट सब्सिडी में आप अपने एक्सपोर्ट को सस्ता करते हो। सही है, और वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट टू 26 का तो ठीक होगा। ठीक है, 27 देख लेते हैं जरा। SRAS 1 to SRAS 2, द कंट्री इम्पोर्ट्स ऑयल, SRAS लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम कब होता है, याद है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। सही है, व्हाट माइट एन इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल हैव कॉज्ड दिस शिफ्ट, अच्छा व्हाई माइट एन इंक्रीज इन द वर्ल्ड प्राइस ऑफ ऑयल, मतलब तेल के बढ़ने से क्यों ये पीछे शिफ्ट हुआ है, तेल की प्राइस बढ़ने से क्यों ये पीछे शिफ्ट हुआ है। A rise in inflation is expected, नहीं हो सकता, ये अजीब सा है। Consumers face a fall in their disposable income, तो इनकी डिस्पोजेबल इनकम अगर कम हो रही है तो इससे तो एटी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए। डोमेस्टिक फर्म कॉस्ट हैव इंक्रीज, बिल्कुल, जब तेल की प्राइस बढ़ेगी, जब ऑयल की प्राइस बढ़ रही है, सही यही बोला ना, ऑयल की प्राइस बढ़ रही है,
तो क्यों ये पीछे शिफ्ट हुआ है? भाई ये इसलिए शिफ्ट हुआ है क्योंकि इनकी कॉस्ट बढ़ रही है, क्योंकि शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट ही तब होता है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज आता है। और स्पेसिफिकली अगर मैं इसको कम कर रहा हूँ तो इसका मतलब कॉस्ट बढ़ी होगी। तो सी इज द राइट आंसर। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स ऑन ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो ये तो कॉस्ट कम करेगा। और ये तो अजीब सी बात है क्योंकि ऊपर वो बोल रहा है प्राइस बढ़ रही है। तो सी सही आंसर है 27 का। 28, व्हाट इफ डिक्रीज्ड विल हेल्प टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? ऐसी क्या चीज है जो डिक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन का रेट कम होगा? तो बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू ना, तो टैक्स का रेवेन्यू बेसिकली। अगर मैं इसको कम करूंगा, डेफिसिट को कम करने का मतलब क्या है? देखो डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा और रेवेन्यू कम हो। अगर मैं इसको कम करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी और गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगी। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करेंगे और टैक्स को बढ़ा देंगे। तो जब ये हरकत तुम करोगे तो ये तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं हो गई, तो एडी कम होगा। एडी कम होगा तो महंगाई कम हो जाएगी। तो 28 का आंसर तो ए है। डायरेक्ट टैक्सेस को तुम अगर कम करोगे, तो डायरेक्ट टैक्सेस को कम करोगे तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी, एटी बढ़ जाएगा। तो ये तो गलत है। एक्सचेंज रेट को डिक्रीज कर रहे हो, एक्सचेंज रेट को डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, इंपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। अज्यूमिंग इलास्टिक डिमांड, इससे तो मेरा ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, और ट्रेड सरप्लस होने की वजह से एडी बढ़ जाएगा। लाइकली है ना? इंटरेस्ट रेट अगर तुम कम करोगे तो इससे कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रही है, रिटर्न ऑन सेविंग कम हो रहा है, तो एडी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर ए है, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। 29, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी? तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? जब आप गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को कम करते हो और टैक्स को बढ़ाते हो। अभी हमने ऊपर करा डिक्रीज इन बजट डेफिसिट, तो डिक्रीज इन बजट डेफिसिट से तो एडी कम हो रहा है। तो इसको अगर हम उल्टा करें तो ये क्या होगा? इंक्रीज। अब देखो डिक्रीज इन बजट डेफिसिट से तो एडी कम हो रहा है ना, तो इंक्रीज इन बजट डेफिसिट से क्या होगा? एडी बढ़ जाएगा, सीधी बात है। ये भी आंसर होगा। बजट सरप्लस क्या होता है? बजट सरप्लस का मतलब होता है जब टैक्स ज्यादा हो, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो ना, रेवेन्यू ज्यादा हो, एक्सपेंडिचर कम हो। और इसको अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो मैं मजीद गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम कर रहा हूँ और टैक्स को बढ़ा रहा हूँ। तो बी इज द राइट आंसर। क्योंकि बजट सरप्लस का मतलब क्या है? रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। अगर मैं इसको और बढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं रेवेन्यू मजीद बढ़ा रहा हूँ, एक्सपेंडिचर मजीद कम कर रहा हूँ। इंटरेस्ट रेट तो मॉनेटरी पॉलिसी है, और ये भी मॉनेटरी पॉलिसी। 29 का आंसर भी है। मनी सप्लाई भी हुई है ना। A country with low unemployment and a managed floating exchange rate. Managed floating exchange rate A2 में जा चुका है। Has a persistent current account deficit. Current account deficit क्या होता है याद है? जब outflows greater than inflows on balance of payment, ठीक है। Which policies reduce this deficit is most likely to keep unemployment low but cause inflation? अब जरा गौर से सुनना, लास्ट वाले ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम रखेगी, इन्फ्लेशन भी कर देगी और डेफिसिट को भी कम कर देगी? अब जरा गौर से सुनना। इंटरेस्ट रेट को तुम बढ़ाओगे तो कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, सही है। चेन बना रहा हूँ लंबी वाली। इसकी वजह से एडी कम हो जाएगा, एडी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट लो तो नहीं है, इसने लो बोला है, लो बोला है इसने। तो अनएम्प्लॉयमेंट लो तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आप पहले ही हटा दो। और दो डेफिसिट तो ये कम कर देगा, क्योंकि जब एडी कम होगा तो ऑब्वियसली लोग इनकम्स कम करेंगे, तो कंजम्पशन कम होगी, तो इंपोर्ट भी कम होगा, तो डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो ये भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। इम्पोर्ट टैरिफ्स तुम बढ़ाओगे तो इससे इम्पोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, इम्पोर्ट की क्वांटिटी लोग कम करेंगे, लोग स्विच हो जाएंगे, किधर स्विच हो जाएंगे? लोग डोमेस्टिक पे स्विच हो जाएंगे, फिर डोमेस्टिक का ईडी बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक का ईडी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो जाएगी पर इन्फ्लेशन हो जाएगी, तो फिर सी भी नहीं हो सकता। डेफिसिट तो देखो सब में ही कम हो रहा है, डेफिसिट तो सब में ही कम हो रहा है, पर यहाँ पर तुम देखो अनएम्प्लॉयमेंट लो नहीं है ना, अनएम्प्लॉयमेंट लो है। ऑप्शन सी में अनएम्प्लॉयमेंट लो है पर इन्फ्लेशन हो रही है, क्योंकि एडी बढ़ रहा है, तो डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी। सही है। हायर डायरेक्ट टैक्सेशन डिस्पोजेबल इनकम कम करेगा, कंजम्पशन कम करेगा, एडी कम करेगा। एडी कम करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट लो तो नहीं होगी, तो ये भी हटा दो, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी एडी के कम होने से। तो एलिमिनेशन मेथड से असूलन आंसर तो मेरा ए है। एलिमिनेशन मेथड से असूलन तो मेरा आंसर ए होना चाहिए।
क्या लगता है? 30 का आंसर? क्या कंफ्यूजन है बोलो, बता देता हूँ वापस। हम्म। मैं देखो सवाल में क्या बोला है, विच पॉलिसी टू रिड्यूस दिस डेफिसिट इज मोस्ट लाइकली टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट लो बट कॉज इन्फ्लेशन। तो कौन सी पॉलिसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर देगी बट इन्फ्लेशन को कर देगी? मोस्ट लाइकली बोला है, मोस्ट लाइकली टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट लो। सही है। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पर सिलेक्शन आपको करनी है वो ए और सी से करनी है। सही है, मोस्ट लाइकली इसने कहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है मोस्ट लाइकली। तो क्योंकि इम्पोर्ट टैरिफ की वजह से भी सेम इम्पैक्ट आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो रही है, इन्फ्लेशन भी आ रही है, पर ये नहीं है क्यों, क्योंकि मोस्ट लाइकली ऑप्शन ए है यहाँ पे। ऐसा मोस्ट लाइकली ऑप्शन ए क्यों है, मतलब ये बेसिकली बीसी क्यू है, अगर मैं आपको जनरली डिस्कस करूँ ना तो ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चन है। और बेस्ट चॉइस क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता है कि दो ऑप्शन में आके अटक जाते हैं और कोई एक सेलेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये क्यों बेस्ट चॉइस है मैं आपको बता भी देता हूँ। ये दोनों तरफ से इन्फ्लेशन कर रहा है, ये डिमांड पुल भी कर रहा है, ये कॉस्ट पुश भी कर रहा है। इम्पोर्ट टैरिफ से एक हो रही है। तो ये जनरली अगर मैं देखूं तो मोस्ट लाइकली डेप्रिसिएटिंग करेंसी जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट को लो रखेगा और इन्फ्लेशन, क्योंकि ए और सी दोनों में सेम चीज होगी। सही है, क्योंकि तुम टैरिफ को लगाओगे, लोग स्विच कर जाएंगे डोमेस्टिक पे, डोमेस्टिक का एडी बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट लो हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी हो जाएगी, डेफिसिट भी कम हो जाएगा, सब हो जाएगा। पर ए में भी तो यही हो रहा है। ए में तुम जब एक्सचेंज रेट को कम करोगे तो एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। वही सारी बात है, इंपोर्ट ज्यादा हो जाएगा तो लोग इंपोर्ट कम करेंगे, डेफिसिट कम हो गया। एक्सपोर्ट की प्राइस कम हुई, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ी, इसका आपका ट्रेड सरप्लस हुआ। ट्रेड सरप्लस हुआ तो एडी बढ़ा, एडी बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट लो हो गई और इन्फ्लेशन भी आ गई। अब इन्फ्लेशन को तुम यहाँ पर समझो कि एक्सपोर्ट की प्राइस के कम होने से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं तो एडी बढ़ रहा है, इंपोर्ट की प्राइस के बढ़ने से इंपोर्ट महंगा हो रहा है। सही है, इंपोर्ट महंगा हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन भी आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन ज्यादा लाइकली होता है इन्फ्लेशन कॉज करने में। सही है, डेप्रिसिएशन ज्यादा लाइकली है इन्फ्लेशन कॉज करने में। फिर तो ए इज अ बेटर ऑप्शन, सी भी हो सकता है बट ए इज अ बेटर। जब दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा ना तो फिर ए ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता कि टैरिफ किन चीजों पे लग रहा है, पर डेप्रिसिएशन तो ओवरऑल होती है ना, डेप्रिसिएशन तो ओवरऑल होती है। और आप ये भी अगर देखो, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में बहुत केयरफुली हम एक्सचेंज रेट को चेंज करेंगे, एक ये भी यहाँ पर चीज है। सही है, एक ये भी यहाँ पर चीज है कि करेंसी को मैं खुद केयरफुली मैनेज करूंगा, तो ये भी एक सपोर्ट कर रहा है इस ऑप्शन ए को। सही है, तो 30 का आंसर ए होगा। सही है।